हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जापान का नया और प्रशासनिक कानून व्यवस्था। की जापान की जो कानून व्यवस्था थी वो कैसी थी। यानी कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार जो कि पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर उन्होंने नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। 20 साल से अधिक उम्र के जो नौजवान थे उसके लिए कुछ अरसे से सेना में काम करना ज़रूरी हो गया था कि 20 साल के जो नौजवान हैं उन्हें सेना में काम करना है। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया है, कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों को देख सके कि आधुनिक सैन्य बल बनाया गया और एक कानून व्यवस्था बनाई गई कि जो राजनीतिक गुट होते हैं ना उनको चेक कर सके हाँ कि कैसे काम कर रहे हैं। बैठकें बुलाने पर उस पर नियंत्रण रखा गया कि कब कब बैठकें होंगी और सख्त सेंसर व्यवस्था बनाई गई यानी कि कानून व्यवस्था। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया कि जो सेना होती है और नौकरशाही उसको सीधा कौन देखेगा, सम्राट देखेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना कि जो हमारा लोकतांत्रिक संविधान था और आधुनिक सेना थी, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए कि इन्हें अलग आदर्श देने के दूरगामी बहुत दूर तक नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से विदेश नीति के लिए दबाव डाला कि सेना ने इलाके जीतने के मकसद से क्या है जो विदेश नीति है उस पर दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ साथ जंग हुई और दोनों में जापान विजयी रहा। कि चीन और रूस के बीच जब जंग हुई तो इन दोनों में कौन विजयी रहा, जापान जीत गया था। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसे अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम कर लिया। यानी कि जब जापान है वो अपना विकास करता गया और उसने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक मतलब वो सब पर राज भी चला सकता है, मतलब पैसे से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। एक तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही औपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। आगे है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कि जो अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण क्या है। कि मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था कि जैसे कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। कि वो लोग क्या करते थे, जो कृषि होती है उस पर कर लगाते थे यानी कि टैक्स लगा के पैसे को इकट्ठा करते थे। और जापान की पहली रेल लाइन जो कि 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। आपको याद रखना है कि जो जापान की पहली रेल लाइन है वो कब बिछाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। बंदरगाह मतलब जहाँ पे माल की आवाजाही होती है, तट होते हैं वहाँ पे। और वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की जाती थी। यानी कि आपको पता होगा कि जापान में जो था, जब वस्त्र से बहुत अच्छे कपड़े मिलते थे वहाँ पे, कि जापान में बहुत अच्छा रेशम मिलता था, तो उस रेशम के लिए मशीनें भी तो चाहिए होंगी। जब हम कपड़ा बनाते हैं, सिलते हैं, उसके लिए मशीनें चाहिए होती हैं। तो वस्त्र उद्योग के लिए जब उस उद्योग खोले गए तो उसके लिए जो मशीनें थी ना वो यूरोप से मंगाई गई थी। और 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का आरंभ हुआ। कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण में वहाँ पे बैंक भी खोले गए, क्योंकि जब बैंक खुलेंगे तभी तो लोग मतलब बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना काम खोल सकते हैं या पैसे अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। इससे उनकी आय बढ़ी और मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फ़ायदे के ज़रिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। यानी कि वो सब्सिडी भी देते हैं, यानी कि जहाज बनाते हैं उनको जहाज बनाने में सब्सिडी यानी कि कुछ छूट भी मिलती थी कि चलो तुम्हें जैसे नहीं मिलती, जैसे कि हमें कहीं जाते कुछ काम सरकारी कामों में थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। जैसे जैसे आप एलपीजी गैस का सिलेंडर आपके घर पे आता है तो जो साइड में आपने देखा होगा पर्ची के साइड में लिखा होता है सब्सिडी, यानी कि वही सब्सिडी होती है। यानी कि सरकार जिस पैसे मतलब थोड़े बहुत पैसों की जो हमें छूट देती है उसे सब्सिडी कहते हैं। आगे देखते हैं जायबात्सु यानी कि बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था। यानी कि जो बड़ी व्यापारिक संस्थाएं थी जिन पे किसी विशेष जो परिवार होते हैं ना उन्हीं का नियंत्रण था। और दूसरे युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था बना रहा। अब है जापान की जनसंख्या, यानी कि जो जापान की जनसंख्या है वहाँ की जनसंख्या कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी। कितनी थी? 3.5 करोड़, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। यानी कि जनसंख्या बढ़ गई, घटी नहीं। आगे आपको याद रखना है कि जनसंख्या बढ़ी 3.5 करोड़ से 5.5 करोड़ हो गई। ठीक है। और उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए कि जब शहरों में उद्योगों का विकास हो रहा था इसलिए लोग शहरों की तरफ आ रहे थे। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1925 तक जो
21% जनसंख्या थी वो कहाँ रहती थी, शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई और 2.25 करोड़, मतलब 32% का मतलब 2.25 करोड़। ठीक है। अब है वहाँ के औद्योगिक मजदूर कैसे थे। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुँच गई। कि जो औद्योगिक मजदूर है, इनकी औद्योगिक मजदूर मतलब जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी पहले संख्या 7 लाख थी और 7 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 40 लाख। कितनी ज़्यादा हो गई, यानी कि मजदूरों की संख्या जो थी वो 7 से बढ़कर 40 हो गई सीधा। देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे, यानी कि ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने किया था, यानी कि जो पहली आधुनिक हड़ताल थी उसका आयोजन किसने किया था, महिलाओं ने किया था। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी और लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। आगे देखते हैं, एक मिनट। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो कारखानों में मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1930 में बढ़कर 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद क्या हुआ, 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। यानी कि इतने सारे कारखाने थे, बताओ, सोचो आप। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण को विनाश हुआ। यानी कि लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग होता था, तो जब पेड़ों से लकड़ी काटते तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विनाश हो रहा था। और आगे है, संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको शोदो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन उन्होंने छेड़ा। ये वर्कर्स इन द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, यानी कि वो कपड़ों की फैक्ट्री में कैसे काम करते थे। देखो आप, ये पिक्चर्स आपको दिख रही है ना, देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी। आपको आई होप समझ में आ रही होगी, पिक्चर्स क्लियर दिख रही है ना आपको। ओके। अब है आक्रामक राष्ट्रवाद, यानी कि जो राष्ट्र था वो आक्रामक कैसे हुआ। कि जापानियों की कानूनी सोच जर्मनियों की सोच से प्रभावित थी। कि जापानियों की जो कानूनी सोच थी वो जर्मनी लोगों से प्रभावित हुई। कैसे, मतलब उन लोगों से प्रभावित हुई जैसे 1918 और 1931 के बीच प्रधानमंत्री जो कि जनमत से चुने गए थे मंत्रिपरिषद बनाए। उसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद के हाथों में अपनी सत्ता खो दी। आगे है कि सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था। कि सम्राट कौन था, जो सैन्य बल होते, और सम्राट जो कि सैन्य बलों का कमांडर था। और 1990 से ये माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। कि जो हमारी थल सेना है, यानी कि जैसे थल सेना और नौसेना, यानी कि नाव वाली सेना, उसका नियंत्रण जो कि स्वतंत्र है। 1899 में सम्राट ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों को वृद्धि इस डर से जुड़े थे कि जापान जो कि पश्चिमी शक्तियों के दया पर निर्भर है। कि वो इस डर से जुड़े हुए थे कि जो जापान है ना वो पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। कि जो अगर पश्चिम लोग उन पर दया कर देंगे तो जापान का भला हो जाएगा, वरना नहीं होएगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक दंड देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने में इस्तेमाल किया गया। इस डर को उन्होंने डर का इस्तेमाल भी किया। ठीक, आगे देखते हैं। पश्चिमीकरण और परंपरा, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें ना जापान की बात कर रहे हैं, अभी चीन के बारे में नहीं आया। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आधुनिकीकरण, वहाँ के औद्योगिकरण के बारे में, मजदूर के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ये सब जापान के बारे में। यानी कि जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि वहाँ की जनसंख्या कैसी थी, कितनी थी, औद्योगिकरण कैसा था, तो आप ये सब लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब देखते हैं जापान का पश्चिमीकरण और उसकी परंपरा कैसी थी। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कि जापान के अन्य देश जो थे ना उनके साथ जापानी जो बुद्धिजीवी है उनकी अनुक्रमिक जो पीढ़ियाँ होती है ना उनके विचार अलग थे। यानी कि और लोगों से जापानी जो लोग होते हैं ना उनके विचार डिफरेंट थे। फुफुजावा युकिचिम मेजी के काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे वो। मतलब ये
ये पर्सन का नाम है फुफुजावा, उनके प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल कर फेंकना चाहिए। वो ये कहते थे कि जो जापान है ना, जापान उसको खुद एशिया से अलग रखना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि कहीं जापान भी एशिया के अधीन ना हो जाए, यानी जापान को पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए, ठीक है, अलग रह के। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, कि विश्व सभ्यता के हित में यानी कि हर राष्ट्र को, हर देश को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, कि उनके अंदर भी कोई ना कोई गुण होता है हर देश के लोगों के अंदर, तो उनको भी अपना गुण का दिखाना चाहिए, यानी कि विकास करना चाहिए, उसका डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अब मियाके सेत्सुरे ने कहा कि अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना, कि खुद को हमें देश के लिए समर्पित करना चाहिए, यानी कि देश प्रेम के बारे में मियाके सेत्सुरे ने कहा था। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानव के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। कौन थे ये? प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। सॉरी, मतलब प्राकृतिक अधिकार की, हमें जो प्राकृतिक अधिकार पहले से मिले हुए हैं वो, और लोगों के जन प्रभुसत्ता के, लोगों की सत्ता यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, यानी कि ऐसी शिक्षा मतलब जो अच्छी हो और जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके, यानी कि नैतिक शिक्षा। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी, कि जो हम व्यवस्था करते हैं उससे ज़्यादा कीमती क्या है हमारे लिए? आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की, कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। आगे है आधुनिकता पर विजय, की सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। आपको ये याद रखना है कि जापान ने जो कि अमेरिका के कहाँ पर हमला किया था? पर्ल हार्बर पर उन्होंने हमला किया था दूसरे विश्व युद्ध में जाकर, ठीक है। लेकिन इस दौरान में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, असहमति प्रकट करने वालों पर जुर्म ढाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। आगे है देशभक्तों की ऐसी संस्था बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई, यानी कि हमें प्रेजेंट टाइम की सोच रखते हुए हमें पश्चिम पर कैसे विजय पानी है, ठीक है। दर्शन शास्त्री निशितानी कैजी ने आधुनिक को 3 पश्चिम धारणाओं से मिलन और एकता से परिभाषित किया, जैसे पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। कि हमें पुनर्जागरण है कि हमें दोबारा फिर से उठना है, मतलब डेवलप होना है। प्रोटेस्टेंट सुधार यानी कि जो सुधारवाद आंदोलन है उसको करना है, और प्राकृतिक विज्ञान जो है उसका विकास करना है। नितिशतानी केजी ने कहा कि जापान की जो कि नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शन राष्ट्रीय राके से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्वपत्ति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें एक नई सोच का विकास करना है जो क्या कर सके? विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। ये है निशितानी केजी, जिन्होंने ये बात कही थी। अभी जिनका ये कोट आया था ना कि इन्होंने ये बात कही थी, किसने कही थी? ये है जापान के निशितानी केजी। इनके नाम थोड़े अजीब से हैं बच्चों, बोलने में ऐसा लगता है पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं हम लोग। अब है हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी, कि जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे, जैसे कि 1945-47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। विसैन्यीकरण मतलब फिर से उसका सैन्यीकरण हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश युद्ध का राष्ट्र नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है, कि युद्ध का अगर हम राष्ट्र नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो मना है, ठीक है।
जैसे कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाएबासु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की कोशिश की गई। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, व्यापारिक संगठन का पुनर्गठन किया गया है, जापानों की अर्थव्यवस्था और बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनको खत्म करने की कोशिश की गई। आगे है राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें फिर से बनाया गया। और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, क्योंकि जब अभी हमने पीछे पढ़ा था महिलाओं के मताधिकार के लिए भी आंदोलन चला था और संविधान में उन्हें मताधिकार दे भी दिया गया था। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। कि जब जापान एकदम से हार गया तो उसके बाद अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे युद्धोत्तर चमत्कार कहते हैं। फिर 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकनसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। यानी कि जो बुलेट ट्रेन है ना, वो भी जापान में चलाई गई थी। कब? 1964 में। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। आगे है बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मीना माता के पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। आगे है ज़मीनी स्तर पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानून से स्थिति बेहतर हो गई और 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण में अमल में लाए गए थे। जैसे कुछ कठोर पर्यावरण नियम जो थे ना वो अमल में लाए गए, कि मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ऐसे कठोर नियम। कि बच्चों जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना ये सारा जापान के बारे में था। यानी कि क्योंकि पेपर में ज़्यादातर ये जापान और चीन ये सब इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने जापान में जो जो था ना वो सारा आपको बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बीच में कोई मिस्टेक्स आप लगी हो, आपको प्रॉब्लम हुई हो समझने में, तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक